पशुपति पारस ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया, खलबली मचा दी और साफ साफ कह दिया कि अब एनडीए से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के। पिताजी तो घर में हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। तो अब उन्होंने निर्णय लिया तो सभी लोग से विचार विमर्श करके। और कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी को पछताना पड़े। नहीं, पिताजी को इसमें पछताना क्यों पड़े? कोई निर्णय तो कोई व्यक्ति, ऐसे हमारे 3 बड़े भैया, पर तीसरे से आप लोग ज्यादा परिचित नहीं है क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहते हैं। राजनीति में उनकी रुचि है, कृष्ण राज जी। लेकिन 2 बड़े भैया जिनसे आप लोग ज्यादा परिचित है, चिराग भैया और प्रिंस भैया। जनता चाह रही है कि आप चुनाव लड़िए, तो क्या चुनाव लड़िए? तो राजनीति तो जैसे मैंने बोला कई लोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो हम तो फॉर्मली तो हमारी एंट्री 1 साल पहले ही हो गई। यानी कि अलौली विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे? नहीं, हमारी राजनीति में तो हम हैं ही, लेकिन हमारी चुनावी राजनीति से हमारा व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आपने देखा है कि परिवार विवाद भी किस तरह से एक बार फिर से हेडलाइन चलनी शुरू हो गई थी कि चाचा वर्सेस भतीजे, खूब हंगामा हुआ था। आपकी माताजी पर एफआईआर भी हुई। दिल दुखता है? दिल दुखता ही है। तकलीफ हुई जब माँ पर एफआईआर हुई, जब जिस तरह से चाची पर एफआईआर हुई, तकलीफ हुई? देखिए, तकलीफ तो सबसे ज्यादा हमें उस दिन हो गई थी जब हमारे बड़े पापा के गुजरे हुए करीब 1 महीना भी नहीं हुआ था, हम लोगों का नखबाल भी नहीं हुआ था, और तभी राजनीति में अभिनय का रंग लाया गया था। आप लोगों को याद होगा, भैया का वीडियो आया था बड़े पापा की तस्वीर के सामने अभिनय करते हुए। आप लोगों ने सबने देखा था ना, वायरल हुआ था। तो हमारा मन तो उसी दिन से मायूस हो गया था। जब उस समय ऐसा हो गया तो अब ये सब क्या बड़ी बात है? ये सब लोग तो हैं ही ना, जो लोग चले गए, जब उनके नाम पे राजनीति हो सकती है और दुष्प्रचार हो सकता है। तो भैया को फोन नहीं लगाया, बोला नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, समझाने की कोशिश नहीं की? आप तो छोटे हैं, आप समझाते, हो सकता है वो समझ जाते। जब हमारे बड़े पापा के गुजरने के बाद ही उन्हीं के तस्वीर के सामने इतना कुछ हुआ, राजनीति अपनी जगह अभिनय किया गया और क्या क्या नहीं किया गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट लाइफ इज इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और आपको मालूम है कि अब यही वाली कहावत हमारी राजनीति पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। आपने देखा है कि बीते दिन पशुपति पारस ने एनडीए को बड़ा झटका दे दिया, साफ साफ कह दिया कि अब एनडीए से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो आइए फिर सीधी बातचीत पशुपति पारस के बेटे यशराज जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत की। नमस्कार। सबसे पहले तो यश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन जो आप लोगों ने दम दिखाया था उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वो कोई दम नहीं दिखाया था, हमने तो बस एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जहाँ पे हमारे सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे बिहार प्रदेश के। वैसे तो कुछ पदाधिकारी अन्य प्रदेशों से भी आए थे, पर मुख्य तौर से बिहार प्रदेश के रालोजपा के और दलित सेना जो हमारा संगठन है उसके कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे सब। और उस प्रोग्राम का आयोजन, जैसे आपने देखा था, संकल्प सम्मेलन हुआ था, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जयंती पर आयोजन था। तो इसीलिए, ताकि हम सभी समाज के साथ ही संकल्पित हो, इसी उद्देश्य से आयोजन हुआ था। इसी उद्देश्य से ये आयोजन हुआ था, लेकिन भीड़ भी गजब की थी, पूरा खचाखच अंदर बाहर भरा हुआ था। यानी कि जो सोचा था उतनी भीड़ आई थी? जी देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता आए थे, सभी जिलाओं से आए थे, 40 जिलाओं से आए थे। और मोटा मोटी हमको लगता है सभी प्रखंड तो नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग आए, पर अगर सभी प्रखंड के भी लोग आए होंगे उसका तो हमने काउंट नहीं किया। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि हमने सभी जिलाओं में खबर दिया था कि आप सभी आए, आपसे विचार विमर्श होगा और कुछ हम अपनी बात रखेंगे, सभी नेता एकत्रित रहेंगे और कुछ आपकी भी बात सुनेंगे। तो जैसा कहा, यानी कि एक बुलावे पर लोग खींचे चले आए यशराज जी। लेकिन आपने देखा होगा कि बीते दिन आपके पिताजी ने, यानी कि पशुपति पारस ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया, खलबली मचा दी और साफ साफ कह दिया कि अब एनडीए से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के। पिताजी तो घर में हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो।
तो अब उन्होंने निर्णय लिया तो सभी लोग से विचार विमर्श करके और कार्यकर्ताओं की जो भावना थी उसी को उन्होंने बस प्रस्तुत किया, आप इसको ऐसे लें। और देखिए अंबेडकर जी की जयंती पे जो ये खास आयोजन था, यह एक साधारण कार्यकर्ताओं का जुटान नहीं था। यह उद्देश्य ये था कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो साल 2000 में स्थापना हुई थी, वो हमारे संस्थापक हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब स्थापना की थी, तो उनके अंदर ये कसक थी कि वो क्योंकि 69 में पहली बार विधायक बने थे, तब से लेकर 2000 तक उन्होंने महसूस किया कि भारतीय राजनीति में सच्चे रूप से कोई गरीबों, शोषितों और दलितों का हितैषी नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्योंकि हम एक नई पहल खुद क्यों ना करें, तो बाकी सभी संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने स्थापना किया था। और उद्देश्य यही था कि जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको अगले पायदान पे कैसे लाया जाए बजाय अंतिम पायदान के। तो इसी कामना के साथ स्थापना हुई थी पार्टी की। और आप देख ही रहे हैं अब पार्टी के 25 साल भी हो गए हैं। और बड़े पापा ने तो तभी नारा दिया था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और आज उनके ना रहने के बावजूद लोग अभी भी उनको याद करते हैं, यह नारा लगा के, धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। और वो अंबेडकर जी को कितना मानते थे ये तो जग जाहिर है। आप बताइए 1989 से पहले अंबेडकर जी की चर्चा होती थी। अभी आजकल खबरों में हमने देखा कि कई लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। कई लोग क्या, गृह मंत्री अमित शाह जी वो तो बड़े नेता है, पर कई लोग ऐसे भारतीय राजनीति में कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन बन गया है। तो ये सही बात है, फैशन तो बन ही गया है, क्योंकि 1989 से पहले कौन नाम लेता था। 1989 में जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह जी, और हमारे बड़े पापा जी मंत्री बने उस सरकार में, तो वो जब सरकार में मंत्री बने तो वो लोकसभा में सदन के नेता भी थे, भारत सरकार के मंत्री तो थे, लेकिन उनकी बात का वजन इतना था केंद्रीय कैबिनेट में कि उन्हें जूनियर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। जूनियर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था कि नहीं, आप हमसे नहीं पूछे, आप खुद बताइए, कहा जाता था। तो उन्हें कहा जाता था। और उनका संबंध वीपी सिंह जी से अच्छा था। वीपी सिंह जी को तो तब उनके कार्यों की वजह से कहा जाता था। हम तो उस टाइम हम पैदा भी नहीं हुए थे 89 में, लेकिन हम क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो हमने पढ़ा है कि उन्हें यह कह के पुकारा जाता था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। क्या बात है, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जी, तो वीपी सिंह जी से काफी अच्छा संबंध था और वह हमारे बड़े पापा को भी बहुत मानते थे। तो उस सरकार के द्वारा वीपी सिंह जी और हमारे बड़े पापा जी के द्वारा सबसे पहले तो भारतीय संसद में सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। फिर उसी सरकार के द्वारा, उस सरकार का कार्यकाल बहुत छोटा था, फिर आपको पता ही होगा कि कैसे बात विवाद में वो सरकार गिर गई और वो मेजॉरिटी की सरकार थी भी नहीं, तो फिर वो सरकार गिर भी गई। पर उसी सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। उससे पहले इतने साल हो गए थे, पर डॉक्टर साहब को मरणोपरांत तो कोई उतना पूछता नहीं था, उनके सिद्धांतों को कोई पूछता नहीं। तो ये सही बात है, अब फैशन हो गया है। अब फैशन का कड़ी इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें तो बोलने में बड़ा असहज भी महसूस होता है, लेकिन चाहे हमारे भैया हो या और भी राजनीति में जो लोग हो, उन लोगों ने तो और अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, या सिर्फ उनका जो नाम है अंबेडकर, जो एक नारा बना, एक प्रेरणा बना, एक आइडियोलॉजी बना, उस सिद्धांत को धूमिल किया, उसको फैशन बना दिया है। इस पर भी हम आएंगे यश जी। फैशन सही में बन गया है। आप देखिए, हमको याद है कि ये जब हमारे बड़े पापा का सरकारी आवास 12 जनपद खाली हो रहा था, तो तस्वीरें दिखाई गई और बात कही भी गई कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें फेंकी गई। उस घर में सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें नहीं थी, परिवार के और भी अन्य सदस्यों की थी, हमारी खुद की भी तस्वीरें थी, बचपन से लेके कई सारी, हमारी पिताजी के साथ, बड़े पापा के साथ, बड़ी मम्मी के साथ, नहीं कई सारी तस्वीरें थी, हमारी खुद की थी। हमारे बड़े पापा जीव जंतु के बहुत शौकीन थे,
और मतलब जितने जीव जंतु उन्होंने उस घर में पाले, उनकी भी कुछ कुछ तस्वीरें थी, मतलब अनेकों प्रकार की तस्वीरें थी। आपको क्या एक भी और तस्वीर दिखी भीमराव अंबेडकर के अलावा? कुछ कोई और वस्तु तो छोड़ दीजिए, कोई कलम कागज कहना छोड़ क्या दीजिए, चाहते हैं यशराज? उस घर या उस दफ्तर का कुछ कोई आप कहिए, कलम कहिए, कागज कहिए, कोई वस्तु कहिए या कोई वस्त्र कहिए, वो तो छोड़ दीजिए। आपको कुछ और दिखा? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कुछ दिखा? नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम अपनी बात पे आएंगे, कुछ और दिखा? दिखा तो नहीं ना? अच्छा, नहीं दिखा ना? ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे कि यही अम्बेडकर जी के नाम को, झूठ परोसा जा उनके रहा है। सिद्धांत को, और उस टाइम कहा क्या गया जी। कि अम्बेडकर जी का केंद्र सरकार द्वारा अपमान किया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख भागीदारी भाजपा की है, जिसकी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी कर रहे हैं। और देखिए भैया ने और थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिताजी ने यानी कि पशुपति पारस जी ने बड़ा ऐलान तो कर दिया है, क्या लगता है खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? पछताना तो नहीं पहले पड़ेगा? हम इस बात को खत्म करना चाहेंगे। अब आपने ही छेड़ा है तो हम इस बात को खत्म कर दे कि अब जब कहा गया कि केंद्र सरकार ने अपमान किया अंबेडकर जी का, तस्वीर बाहर फेंक दी, ये कहा गया, जिसमें भाजपा अगुवाई है, प्रधानमंत्री जी नेता हैं और उस केंद्र सरकार के मुखिया भी हैं। तो ऐसा क्या हो गया 1.5 साल में कि भैया और अन्य नेता जिन्होंने ये सब बातें बोली, फिर आप उसी भाजपा के साथ और उसी केंद्र सरकार, नहीं, हम आपके भैया पर भी आएंगे, लेकिन पहले नहीं, हम पहले अंबेडकर जी के नाम पे जो फैशन की बात चली तो उसी पे हम कहना चाहते हैं कि फिर ऐसा क्या हो गया कि 1.5 साल में आप जुड़ के, इससे तो 2 ही बात निकल के आती है। या तो बिल्कुल अपमान नहीं हुआ था, वह एक तथाकथित बात थी, लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात थी, ऐसा अपमान नहीं हुआ था, झूठ कहा जा रहा था। या तो अपमान हुआ पर फिर सत्ता के लालच में वापस चले गए। तो यहाँ तो दोनों जगह जिन लोगों ने तब बात रखी वही गलत है। तो उस पर आएंगे, यही हम कहना चाह रहे हैं, उस पर आएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी को पछताना पड़े। नहीं, पिताजी को इसमें पछताना क्यों पड़े? कोई निर्णय तो कोई व्यक्ति सोच बेटे से सलाह मशवरा किया पिताजी ने? नहीं, हम छोटे, हमसे क्यों सलाह मशवरा करेंगे? नहीं, अब तो आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, समझदार हैं, तो आपने नहीं बताया नहीं, पिताजी को? अब हम कितनी भी बड़ी बात अगर कोई बोले या समझ हो, लेकिन हमारे उम्र में और उनके उम्र में बहुत फर्क है। हम तो राजनीति में हमने अपने कदम रखना शुरू ही किया है, और वो पहली बार तो राजनीति में आए थे प्रमुख रूप से तो तभी आ गए थे जब बड़े पापा 69 में, पर वो खुद विधायक बने थे 1977 में। उसके बाद से फिर अनेकों बार विधायक रहे, भारत सरकार में मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री, सांसद। तो हमसे सलाह मशवरा क्यों करेंगे? लगता नहीं है कि पछताना पड़ेगा? नहीं, हमें नहीं लगता है, उन्होंने सोच समझ के ये लगता है कि धोखा दिया गया है उधर से? देखिए, गम है इस बात का कि नजरअंदाज किया गया? नहीं, पहले पछताने वाली बात पे तो हमें नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे राय मशवरा किया और कार्यकर्ताओं की भी जो एकमुश्त आवाज थी उसी की प्रदर्शना उन्होंने की। और जहां आपकी दूसरी बात रही कि दूसरा आपने क्या पूछा? धोखा, नजरअंदाज, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो देखिए, वो तो नेता हैं ही, पर बाकी लोग गंभीर है, और अगर कार्यकर्ता भी यही बात को रख रहे हैं तो इसका मतलब इस बात में कुछ सच्चाई होगी कि कुछ अन्याय हुआ, और ये हम भी महसूस कर रहे हैं। अन्याय हुआ है पिताजी के साथ, आपने सुना होगा। के साथ नहीं, पिताजी अकेले नहीं है, पार्टी है। आज आप यानी कि आरएलजेपी के साथ आपको कल वहाँ जहाँ समारोह था वहाँ पे सिर्फ पिताजी नहीं दिखे, आप इतने आपने खचाखच भीड़ थी। हाँ, तो वहाँ पार्टी थी वहां पर। लेकिन कि आपने सुना होगा कि भैया ने भी बहुत कुछ बोल दिया है, यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं प्रिंस राज का। साफ साफ कह दिया कि नीतीश सरकार दलित विरोधी है, यहाँ तक कह दिया कि हम जो है वो पहली कलम से अगर हमारी सरकार बनेगी तो उन तमाम लोगों को जेल से डालेंगे जो लोग। ऐसे हमारे 3 बड़े भैया, पर तीसरे से आप लोग ज्यादा परिचित नहीं है क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, राजनीति में उनकी रुचि है, कृष्ण राज जी। लेकिन 2 बड़े भैया जिनसे आप लोग ज्यादा परिचित है, चिराग भैया और प्रिंस भैया। अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रिंस भैया, हम तो दोनों के साथ पले बड़े रहे और दोनों का हमें प्यार, प्रेम, सानिध्य सब प्राप्त हुआ। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि एक व्यक्ति अपने बात से नहीं मुकरते। एक भैया ने जरूर 2020 में इन्हीं
मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इनके ऊपर क्या क्या नहीं बोला था। ये बोला था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नीतीश कुमार जी ने अपमान किया है, इसलिए हम गठबंधन छोड़ रहे हैं 2020 के चुनाव में। फिर बोला कि जल नल योजना में दिक्कत है और भी कई योजनाओं में दिक्कत है, इसलिए छोड़ रहे हैं। अब इससे भी बात निकल के आती है कि आप फिर 1.5 साल क्यों, फिर करीब 1.5 साल बाद ही उन्हीं नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ गए। अब इससे बात निकल के आती है, या तो अपमान बड़े पापा का हुआ नहीं था और आपने झूठ बोला, यानी कि भैया या को तो खूब लपेटने में ले रहे नहीं, लपेटने की बात नहीं है, ये क्रोनोलॉजी की बात है। हैं। क्रोनोलॉजी तो ठीक है, लेकिन प्रिंस राज भैया के बारे में क्या देखिए, ख्याल पहले है? बड़े के बारे में बोलेंगे तब ना छोटे भैया पे आएंगे। जी, पहले जी। बड़े नहीं, भैया, बड़े छोटे वाले के बारे नहीं, में बात हमें कर रहे क्रम हैं। में बोलने दीजिए, हमें क्रम बोलने की आदत है। अच्छा। हम पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें इतना यानी इतिहास कि का आप भी होता था। कहिएगा कि क्रोनोलॉजी आप समझ रहे नहीं, हैं कि नहीं इतिहास समझ का रहे हैं? बात होता था, उसमें थ्योरी की बात होती थी। तो कई बार हम सोचते थे कि एग्जाम में समय कम है, तो बीच बीच से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाता था, ठीक है। वो स्मरण नहीं हो पाता था, तो क्रोनोलॉजी में ही शुरू करना पड़ता था। तो जब अभी बड़े भैया की आपको बात हम बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला बड़े पापा पे, या तो बड़े पापा का अपमान नहीं हुआ, और या तो हुआ तो फिर वो 1.5 साल बाद सत्ता के लालच में वापस चले गए। अब जहाँ नल जल योजना की बात आई, तो उन्होंने कहा था चिराग भैया ने कि इतनी भ्रष्टाचारी है इस योजना के तहत कि मुख्यमंत्री जेल भी जा सकते हैं, है कि नहीं, ये बोला था भैया ने। तो अब 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि क्या उस योजना के तहत हर नहर में सोना बहने लग गया कि वो फिर जुड़ गए? तो ये कोई बात मेल नहीं खाती। अब जहाँ प्रिंस भैया की बात आई, तो वो देखिए, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिताजी ने ये आगाज किया था कि रालोचपा चली गांव की ओर, तब से वो अनेकों जिलाएं घूम चुके हैं। और जैसा उन्हें फीडबैक मिला, क्योंकि हमने भी उनसे पूछा, इससे शेयर किया था, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। शराबबंदी ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये सही तरीके से लागू नहीं। अच्छा। शराब की बिक्री तो अभी भी हो रही है। क्या लगता है शराबबंदी बिहार में खुलवा देना देखिए, चाहिए? जो काला बाजारी कर रहे हैं शराब की, वो जेल में नहीं जा रहे हैं। पासी समाज के लोग, गरीब घर के लोग, वो जेल में बंद है। और अमीरों को तो दारू की व्यवस्था मिल ही रही है, शराब की व्यवस्था उपलब्ध है उनके लिए। गरीबों को जाली व्यवस्था उपलब्ध है, जिससे उल्टा और उनकी जाने। शराबबंदी खुलवाना चाहिए या नहीं? इतने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, खुलवाना चाहिए या नहीं? शराब से तो पहले चाहिए, उसके नियम कानून में सुधार लाना चाहिए, उस पर निगरानी में, उसके सर्वेलेंस में सुधार लाना चाहिए। ठीक है। गुजरात में भी तो शराब और वहाँ पे एक डायनामिक शराबबंदी का मॉडल है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, व्यवस्था अलग है। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पे बिजनेस के लिए जाते हैं, तो टूरिज्म के लिए जाते हैं, जो वहाँ की नीड्स है। बिल्कुल। लेकिन यश जी, एक सवाल जो हम नहीं बल्कि सब जानना चाह रहे हैं, ये बताइए कि लालू तेजस्वी के साथ जा रहे हैं, ये वाला ऐलान कब होगा? अब देखिए, गठबंधन पे बात, ये सब तो या तो हमारे नेता पिताजी बोल पाएंगे, भैया बोल पाएंगे, और भी वरिष्ठ नेता। कितना इंतजार और करना होगा? अभी बात हो गई है ना, फाइनल है ना सब अब कुछ। हमने कैसे बोला, ये वही बोल पाएंगे, तो अब इसमें इंतजार करना होगा, नहीं करना होगा। क्या सीटों को लेकर भी हमें कोई बात हुई है? इस पे हमें कोई जानकारी नहीं है, तो कोई जानकारी नहीं। इससे आप हमसे पूछेंगे तो हम बिल्कुल आपको ब्लैंक खाली ही उत्तर देंगे। लेकिन आपको ये मालूम है ना कि महागठबंधन की बैठक होने वाली? महागठबंधन, मुझे नहीं लगता, शायद पिताजी ने गठबंधन में ज्वाइन करने का ऐसा कुछ तो ऐलान नहीं। अभी तो नहीं किया है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये तो पिताजी बताएंगे क्या है नहीं, इस पे अब हम कैसे बोल दे बताएंगे। कल क्या हो। लेकिन देखिए, हम लोग भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और सबने एक सुर में कहा है कि यश राज जी चुनाव लड़े। हम चाहते हैं कि यश राज जी की एंट्री, धमाकेदार एंट्री राजनीति में हो जाए। नहीं, हम तो जनता मांग कर रही है, हम तो राजनीति में आ ही गए। हम आपको बताते हैं, हमारी चुनाव लड़े, ये भी मांग कर रही है हमारी जनता। राजनीति की प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी बचपन से आदत थी। आप यहाँ, आप कई बार इस आवास पे आए हैं, और पार्टी कार्यालय में, पुराना पार्टी कार्यालय भी जो था 1 नंबर 1 व्हीलर रोड पे, वहाँ भी आए, तो आपने देखा होगा कि हमें भी जब देखा होगा तो हम अधिकांश रूप से उम्रदराज लोगों से ही घिरे रहते हैं। तो बचपन से ही ऐसा रहा है।
तो पहले बड़े पापा भी जब भी पटना आते थे तो हम बड़े पापा के ही साथ बैठ जाते थे, छोटे पापा पापा के साथ। तो जब हम छोटे थे करीब 5-6 साल के उम्र के, तब बिहार विधान सभा का चुनाव था, करीब करीब 20 साल हो गए। तो बड़े पापा अपने रथ पे ले जाते थे, वहाँ पार्क्ड रहती थी रथ। हम कहीं दौरे यात्रा पे नहीं जाते थे, पर जब वहाँ लगी रहती थी रथ तो वहाँ हमें खिलाते खिलाते गोद में ले जाते। वहाँ हमें कई नारे बोलते थे, हम कई नारे कोई वहाँ नारा बोलते याद थे। है? एक नारा तो हमें अच्छे से याद है हाँ, हाँ। कि बच्चा बच्चा भीम का, पासवान जी के टीम का। क्या बात है। तो जी। तब से मतलब अब राज कई लोग कर रहे हैं। जनता तो राजनीति तो जैसे मैंने बोला, हम तो फॉर्मली तो हमारी एंट्री 1 साल पहले ही हो गई थी। यानी कि अलौली विधानसभा सीट राजनीति में तो हम हैं ही, हाँ, लेकिन हाँ। हमारी चुनावी राजनीति से हमारा व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप चुनाव सबका आभार। और अगर हमें अगर कह रहे हैं और हमें किसी भी मतलब किसी भी पैमाने से हमें काबिल समझ रहे हैं बिल्कुल, चुनाव लड़ने के, हम्म। तो हम उन सब अच्छा नहीं है। नहीं यानी की बात। हमारी इच्छा नहीं। तो अब आगे आगे क्या सोचा है यशराज ने? बस पार्टी के क्रम में लगे रहना है। जो बड़े पापा के अधूरे सपने थे, ये सब देखिए बड़े पैमाने पे चीजें होती थी, 1 दिन 6 महीने और कई बार एक चुनाव में भी नहीं होते, लेकिन बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो अभी हम नए हैं, कई चीज सीख रहे हैं और इसी क्रम में आगे चलते रहना है। बाकी चुनाव लड़ना नहीं लड़ना क्या होगा भविष्य, तो भविष्य बताएगा, पर हमारी प्राथमिकता नहीं है वो सब। प्राथमिकता नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि परिवार विवाद भी किस तरह से एक बार फिर से हेडलाइन चलनी शुरू हो गई थी कि चाचा वर्सेस भतीजे, खूब हंगामा हुआ था। आपकी माताजी पर एफआईआर भी हो गया था। जी, अब देखिए जब चुनाव आता है, हमने आपको पहले बोला कि अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। उसके साथ साथ ये दुर्भाग्य है हम सभी का और हमारी देश के प्रदेश की जनता का कि अंबेडकर जी का नाम और कई हम कैसे बोले कई महानुभावों का नाम, उनके सिद्धांतों का नाम लेना फैशन तो हो ही गया है। अब राजनीति जैसे संकल्पित और संकल्पित होने वाले और संघर्ष करने वाले पेशे में अभिनय का भी रंग आ गया है। अभिनय का रंग? जी, तो अभिनय का रंग आ ये गया। हम समझ नहीं पाए और ना ही हमारी जनता समझ पाई है। ये अभिनय का रंग कैसे आ जाता है? देखिए अभिनय का रंग ऐसे आ जाता है कि हाँ। कभी आप कुछ बोले तो कुछ बोले, दिग्भ्रमित करे लोगों को अपने इशारा लाभ किधर के है लिए। आपका? नहीं, हमने तो आपको क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन किया। जी जी जी। तो आप हमसे री एग्जाम मत करवाइए। अच्छा, हमने जी। पूरा एग्जाम का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो वही है कि अब जब अभिनय का रंग आ गया दिल दुखता है, दिल दुखता ही है। तकलीफ हुई जब माँ पर एफआईआर हुई, जब जिस तरह से चाची पर एफआईआर हुई, तकलीफ हुई? देखिए तकलीफ तो सबसे ज्यादा हमें उस दिन हो गई थी जब हमारे बड़े पापा के गुजरे हुए करीब 1 महीना भी नहीं हुआ था, हम लोगों का नखबाल भी नहीं हुआ था और तभी राजनीति में अभिनय का रंग लाया गया था। आप लोगों को याद होगा भैया का वीडियो आया था बड़े पापा की तस्वीर के सामने अभिनय करते हुए। अभिनय करते हुए आप लोगों ने सबने देखा था ना, वायरल हुआ था। तो हमारा मन तो उसी दिन से मायूस हो गया था। तो उसके आगे अब जब बड़े पापा चले गए और जब उस समय ऐसा हो गया भावुक हो रहे हैं यशराज। उस समय ऐसा हो गया तो अब ये तो कोई ये सब क्या बड़ी बात है। ये सब लोग तो हैं ही ना, जो लोग चले गए, जब उनके नाम पे राजनीति हो सकती है और दुष्प्रचार हो सकता है। तो जब माँ पर एफआईआर हुई तो भैया को फोन नहीं लगाया, बोला नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, समझाने की कोशिश नहीं की? आप तो छोटे हैं, आप समझाते, हो सकता है वो समझ जाते हैं। जब हमारे बड़े पापा के गुजरने के बाद ही उन्हीं के तस्वीर के सामने इतना कुछ हुआ, राजनीति अपनी जगह, अभिनय किया गया और क्या क्या नहीं किया गया, तो उसके आगे कुछ कहने को बचता ही कहाँ है फिर। भावुक भी हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक नहीं है। भावुक नहीं।
चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है यशराज ने। देखिए, बीच इंटरव्यू में भावुक भी हो गए थे, और भावुक क्यों हुए थे ये भी हमने आपको दिखाया है। भाई चिराग पासवान को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, बड़े बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।